So now we shall discuss about equivalent focal length of lenses in contact. इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मान लो हमारे पास दो लेंसेज हैं और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। एक लेंस ये है और इसी के कांटेक्ट में एक लेंस है। Let we have two concave lenses मान लो हम ले रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है concave convex हो सकता है। concave lenses in contact having focal length f1 and f2। अब देखो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल समझ लो लेंस मेकर की तरीके से ही इसका डेरिवेशन करना है आपको। स्टेप 1 लेट ओनली ये L1 है और ये L2 है। लेट ओनली L1 इज प्रेजेंट। मान लीजिए केवल L1 प्रेजेंट है, या हमारा ये रखा हुआ है जी, ये लाइट में ऐसे गई। अब ये तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, सीधे ये जब कन्वर्ट होगी, यहाँ देखो ऐसे ही आएगी। इसके बाद मैं डॉटेड बना रहा हूँ। डॉटेड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये है, लेकिन अभी हमने माना कि L2 एब्सेंट है। तो हमको इमेज जो मिलती है ना, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा वो है, इसकी इमेज हमको कहाँ मिलती, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाता है। ये तो नेगेटिव में ही लेना है, सबको दिक्कत है नहीं। बहरहाल अभी हम केवल ये समझे कि इसका मतलब अगर इसका फोकल लेंथ 1/f है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलता है, 1/f = 1/v। यहाँ जो इमेज डिस्टेंस हम उसको इमेज डिस्टेंस v डैश कहते हैं। ठीक है, 1/v डैश पहला इक्वेशन हो गया कि पहला का फोकल लेंथ क्या है, f1। लेकिन अब सवाल स्टेप 2 में हमें ये उठाना है। स्टेप 2 यहां लिख लेते हैं। स्टेप 2 कि भैया ये तो यहां एक लेंस और है, जब एक लेंस और है तो इस पे जो लाइट रे पड़ेगी वो उसको और ज्यादा कन्वर्ट कर देगा, और जब और ज्यादा कन्वर्ट कर देगा एक्चुअली जो फाइनल इमेज मिलेगी हमको वो कहाँ मिलेगी, फाइनल इमेज मिलेगी हमको इस पॉइंट पे, यानी आई पे। फाइनल इमेज हमको आई पे मिलेगी। चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं, और ये इमेज हमको कहाँ मिली, यहाँ पे। दिस विल बी द फाइनल इमेज, यानी ये लाइट है ना दो बार रिफ्रैक्ट होगी, एक बार तो L1 से और एक बार L2 से। तो आप स्टेप 2 में लिखोगे सिंस एक ऑब्लिक एक लाइट रे ली गई है तो यहाँ जाके मिली थी जब ये नहीं था तो, और यही लाइट रे अब कहाँ मिलेगी, नहीं मिल जाएगी इससे, यहाँ सिंस L2 is present, so final image will form at I। इसलिए जो फाइनल इमेज है ना कि I पे फॉर्म होगी, और एंड I dash will act as virtual object, की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अब हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/f2 = यहाँ
ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह, और ये इमेज डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 1/v। ठीक है, यानी देखो ये एकदम नजदीक रखे हो, तो भले ये ओ और ओ डैश मान रहे हो, ओ डैश मतलब ये आप लिख देंगे कि ओ डैश इज नियरली इक्वल टू ये आप पॉइंट सेटिंग या ओ एंड ओ डैश आर वेरी क्लोज। ठीक है, तो चाहे हम y की बात करें चाहे o डैश i लगभग बराबर रहेंगे। तो इमेज डिस्टेंस ये जो o डैश i है वो v ले लेते हैं हम, o डैश i को 1/v माइनस यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ ऑब्जेक्ट है v डैश साहब, क्योंकि अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है जी, अब स्टेप 3 पे आते हैं हम। दिस वाज आवर स्टेप 1, दिस वाज स्टेप 2, नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या लिखेंगे, ऐड 1 एंड 2, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 है। अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ सी प्लस, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास बचा क्या 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल कैसा है कि अगर ये दोनों एक्चुअली क्या होते हैं, दोनों मिलके एक्चुअली एक सिंगल, ये देखो अगर मैं ये समझ रहा हूं ना, देखो मैंने क्या किया, इनको अगर एक सिंगल लेंस में तब्दील कर दिया जाता और उसका फोकल लेंथ क्या होता f, if f is equivalent focal length then 1/f is equal to आपके पास क्या आता है, यही कौन था 1/v minus 1/u। ठीक, तो ये जो है ना, इसके साथ कंपेयर करो थर्ड और फोर्थ को, क्या मिलेगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ गया 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2। ठीक है, आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कुछ कंक्लूजन्स हैं, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। कंक्लूजन्स, यानी आप 1/f इज इक्वल टू, जानते हो क्या होता है पावर, तो रिजल्टेंट पावर जो है ऐसे बहुत सारे का पावर कितना होगा p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 जरूरी नहीं है कि दो ही लेंसेज कांटेक्ट में हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट लेंसेज जो है कांटेक्ट में रखे हुए, उनका रिजल्टेंट फोकल लेंथ कितना होगा 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 plus up to infinity। ठीक है, इसी तरह पावर इतना निकालना होगा तो p1 is equal to, सॉरी रिजल्टेंट पावर is equal to p1 plus p2 plus p3 प्लस 200 इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अगली चीज ये है कि अगर मान लो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन था, एक ये है आपका, समझिए आपने, एक यहाँ पे आपका कन्वेक्स लेंस है और इसी में कनकेव जुड़ा हुआ है, तब इसका रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे केस में आप जानते हो रिजल्ट
चलिए एक चीज़ और कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, इससे बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज kept in contact a convex lens of focal length 10 centimeter and a concave lens of focal length 15 centimeter are in contact. Find the resultant power and focal length. And nature of resultant lens. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला आपको दिया गया है कि कन्वेक्स लेंस, सबसे पहले वाले का ये तो आपको तो मालूम है ना, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 हां प्लस 1/f2। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ जो है इन्वर्स है उसको देख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं f1 हमारे पास पहले से मौजूद है, दैट इज प्लस 10 सेंटीमीटर। f2 दिया हुआ है, f2 हमारा क्योंकि कनकेव है तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर जी। चलिए अब ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f इक्वल टू दिस इज 10 एंड दिस इज -15 यानी -8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30, ये 3 और ये 2, कितना हो गया 1/30। तो कंबाइन फोकल लेंथ कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब जो प्लस आया है तो कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह के लेंस की तरह एक्ट करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। तो आप लिखेंगे नेचर क्या होगा, नेचर होगा सॉरी डाइवर्जिंग का नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, प्लस है ना, कन्वर्जिंग उर्फ एलियास कन्वेक्स लेंस। पावर की बात कर लेते हैं, तो पावर आप निकालना जानते हैं, रिजल्टेंट पावर दो तरीके हैं, या तो पहले P1 निकालिए, P2 निकालिए, या रिजल्टेंट फोकस निकल गया है तो सीधे आप क्या करिएगा, पावर इज इक्वल टू 1 इसको आप किसमें बदलेंगे, मीटर में, तो 0.3 हो जाएगा। तो पावर आपका कितना आ जाएगा, सीधे 3.33 डायोप्टर। देखिए पावर यही आपका इसमें भी आएगा, चाहे तो आप वैसे करके देख लीजिए, हाँ वैसे करके देखेंगे तो पहले आप P1 निकालिए, तो P1 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1/0.1 हाँ ये हो गया। और P2 कितना हो गया 1/0.15। तो पावर में कुछ गड़बड़ आ रहा है, P1 प्लस P2 अलग अलग निकालना चाहिएगा। ये भी आ जाएगा। हाँ P2 की बात करते हैं, P1 तो ये हो गया, ये तो निगेटिव आएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व आप करो, ये जाएगा 100/50। तो ये हो जाएगा
इतना ही छोड़ दो आप, जो निगेटिव साइन है ना। तो रिजल्टेंट पावर आपका कितना रहेगा, 10 रह जाएगा ना। रिजल्टेंट पावर जो है P1 प्लस P2 होगा। तो P1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है। P2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 30 माइनस 20 10/3, वही 3.33 आएगा। तो चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, नेचर वगैरह आपको पता ही चल जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आगे हम अब बात करेंगे प्रिज्म की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे आपका प्रैक्टिकल भी होना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्रिज्म को समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान से, हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स वगैरह से रिलेटेड। अच्छा एक चीज और, एक बड़ा पॉपुलर ग्राफ आता है, हमने पूछता है ड्रॉ द ग्राफ विद यू एंड मी फॉर लेंस यूवी ग्राफ। तो आप जानते ही हैं, अगर आप क्या करेंगे, यू बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, घटता जाता है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है, तो यूवी ग्राफ हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा उसी लेंस वाले क्वेश्चन में। चलिए अब आगे हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म देखा ही आपने, क्या होता है आपने देखा होगा, इस तरह का सेक्शन होता है, ठीक है। और सामने से जब आप देखते हैं तो आपको कौन सा हिस्सा दिखता है, ये वाला हिस्सा दिखता है, ठीक है। ये वाले पोर्शन आपको नहीं दिखते, ठीक है। ये वाले पोर्शन पीछे होते हैं। तो आपको दिखता क्या, एक तो ये और ये, बाकी इसके पीछे ये पोर्शन जो सामने दिखता है ना, इसको आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। जो सामने दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन। और ये जिस एंगल पे प्रिज्म के ये सरफेसेस, देखो एक सरफेस क्या है, ये ऐसे समझो आप 3D, ये ऐसे समझो कि एक पोर्शन जो है ये और ये है ना। तो ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है ऐसे समझो, ये सरफेस, और उधर से ये सरफेस जो आ रही है ये वाला, है ना। ये दोनों जिस एंगल पे मिल रहे हैं, ये एंगल, एक सरफेस उधर है और एक सरफेस ये जो उधर है, ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिंसिपल सेक्शन की सारा जो हमें प्रैक्टिकल करना है वो प्रिंसिपल सेक्शन पे करना है। ये एक सरफेस यहाँ मिलती है, एक सरफेस यहाँ मिलती है, एंड ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, द एंगल एट व्हिच द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर मीटिंग, है ना। तो पहले हम एंगल ऑफ प्रिज्म पे बात करते हैं, तो प्रिज्म आपको डिफाइन करा देते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ, ऐसे समझो ये डस्टर है ना, तो डस्टर का ये सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, उसी तरह प्रिज्म का ये सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, बाकी जो सरफेसेस हैं वो पीछे हैं। तो ये प्रिंसिपल सेक्शन है इसका, प्रिंसिपल सेक्शन। तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म के बारे में आप ये जानिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म हम डिफाइन करा रहे हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है कि ये इधर वाला जो सरफेस है और इधर वाला जो सरफेस है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, इससे रिफ्लेक्शन होगा। तो द एंगल at which two refracting surfaces meet
is known as angle of praise। ये एंगल ऑफ प्रेस बहुत कमाल की चीज है ना। ये कम होगा तो डेविएशन या रिफ्रैक्शन वगैरह आपका कम होगा, ये ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन का फर्क पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो प्रिज्म का काम क्या होता है मेनली? प्रिज्म का काम देखो इमेज बनाने के लिए भी काम में आता है, डिस्पर्शन अभी आपको पता ही होगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into 7 कलर और बहुत सारे यूजेस हैं, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। बाइनोकुलर्स में, टेलीस्कोप में और भी बहुत सारे में यूज बस हम लोग अभी हमारा जो डिस्कशन है हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिज्म क्या होता है, तो ये प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। तो प्रिज्म है क्या? देखो यही इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये एक सरफेस यहाँ पे मिल रही है, आगे जो एक सरफेस जो है वो क्या है, इसके पीछे है, ऐसे समझो, ठीक है। एक सरफेस क्या है कि इसके पीछे है, ये ठीक है। एक सरफेस ये और एक सरफेस ठीक इसके पीछे है, ये यहाँ, ये और ये जो सरफेस है ये दोनों देखो किस एंगल पे आके मिले, इसी एंगल पे आके मिला है ना। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस, आप ऐसा समझो, ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इसके बगल वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये यहाँ एक और सरफेस ऐसे रहती है ना, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है किस एंगल पे मिल रही है, ए। तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इस एंगल पे मिलती हैं, उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म क्या है? Prism is bounded by two refracting. The prism is a transparent media bounded by two refracting surfaces. ये तो लेंस भी कहता है, बस अंतर यहाँ है at some angle. That angle is known as angle of prism. ठीक है, यही डिफरेंस है। डिफिनेशन लेंस की और इसकी सेम है, बस यही अंतर है कि ये दो refracting surfaces will meet at some angle. तो prism is a portion of transparent medium bounded by two refracting surfaces meeting at certain angle। और उस एंगल को हम क्या कहते हैं, जिसमें ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मिलती हैं, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम नीचे अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलो प्रिंसिपल सेक्शन की बात हमने बताई कि पूरे प्रिज्म को लेने की जरूरत नहीं है, सामने वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ जो भी रिफ्रैक्शंस होंगे वो पूरे के पूरे प्रिज्म में होंगे, इसीलिए इसको प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी घटित होगा वो पूरे प्रिज्म में घटित होगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये पहली सरफेस हो गई, इधर आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे और यहाँ से दूसरी सरफेस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह के बारे में जानेंगे। तो चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म जानते हैं और कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसको ऐसे भी कह सकते हैं
आई, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, इनके बीच रिलेशन बी डिराइव करके हम आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हमारा प्रिज्म हो गया। रे डायग्राम ध्यान से समझिएगा क्योंकि उसी का सारा काम है और यही एंगल ऑफ डेविएशन आपको सिखाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल है इसके ऊपर, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो अभी यही फार्मूला डिराइव करके आपको दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं, अगर हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, चलो ये हमारा नॉर्मल हो गया है ना, तो एक लाइन में मान लो ऐसे गई, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन में जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा, आगे लेकर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ अच्छा, यहाँ जब पहुँचेगा, यहाँ रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रहा है, देखो ये μ1 है, ये इधर भी μ1 नहीं होगा, यानी ये है और ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, ये तो डेंसर मीडियम है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ जो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ अगर एक नॉर्मल हम ड्रॉ करें तो ये लाइट रे जब इधर से बाहर आएगी तो क्या करेगी, डेंसर मीडियम से लेकर मीडियम में गई है, बाहर आ रही है, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाएगी। और ये जो एंगल है इसका नाम आप प्राप्त कर लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको r डैश, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए लेट एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे हमारे पास कितना है, ए है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, ये भी बोलो हमारी वीडियो अच्छा, ये मान लीजिए ये ट्रायंगल, ये प्रिज्म जो है इसका प्रिंसिपल सेक्शन का नाम ABC रख लेते हैं, एंड यहाँ पे इस सेक्शन का नाम जो है हम लोग PQR से रख लेते हैं, दिस इज, अगर इसको हम Q रखते हैं, इस पॉइंट को, इसको हम R रख लेते हैं, PQR, और ये वाला पोर्शन जो है इसका ये N रख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मान लो ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता तो ये लाइट में कैसे जाती, ऐसे सीधे चली जाती ना, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये प्रिज्म है इसीलिए इस लाइट को इसने इधर नहीं जाने दिया बल्कि इस डायरेक्शन में मोड़ दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और लाइट निकल के आई क्या, इस डायरेक्शन में, है ना। अब आप देखो कि लाइट को इसने कितना मोड़ा, एक्सटेंड करोगे ये जाके कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका नाम हम M रख लेते हैं, M। तो ये जो ये एंगल है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन, देखो जाना लाइट को किधर था, इधर, लेकिन लाइट को इसने क्या किया, मोड़ दिया, कितना मोड़ दिया, इतना, इसके लाइट इधर गई, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हम निकालेंगे और ये रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे IEA एंड लैम्डा के बीच, ठीक है, यानी द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो लेट एंगल ऑफ प्रिज्म इज A एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसके बारे में हम अलग से लिख पाएंगे, अभी केवल आप जान लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, द एंगल थ्रू व्हिच द इंसिडेंट लाइट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, आप देखिए कि इस ट्रायंगल में दिस ये अगर क्वाड्रिलेटरल है AQNR, इन क्वाड्रिलेटरल AQNR
तो आप तो पहले ही जान रहे हो ना कि ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया तो ये भी 90 डिग्री है, ये इतना भी 90 डिग्री है। तो इसमें ये इस क्वाड्रिलेटरल में ये 90 और ये 90 तो 180 हो ही गया। इसका मतलब एंगल ए और क्यू एन आर इसके बराबर हो गए, 180 के बराबर होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज 180 डिग्री। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। क्यों हो गया मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ये आपने खींचा, इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री। इस पे आपने नॉर्मल खींचा है, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये भी 90 ये भी 90 तो 180 हो गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल में बचा कितना 180। तो इसके एंगल ए और ये वाला एंगल मिलके कितना बना है 180। अब आइए इस ट्रायंगल पे आइए। इस ट्रायंगल पे इन ट्रायंगल क्यू एन आर एंगल ट्रायंगल क्यू एन आर में एंगल आर प्लस आर डैश एंगल आर डैश प्लस इसमें देखिए कौन सा एंगल है क्यू एन आर भी है ना। क्यू एन आर एंगल क्यू एन आर ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। ये हो गया आपका सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, दोनों बराबर है, क्यू एन आर से क्यू एन आर कैंसिल हो जाएगा और एंगल ए इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा आर प्लस आर डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहला रिजल्ट इंपॉर्टेंट यहाँ हमको मिला। चलिए यानी ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश होगा। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आप देखो ये एंगल आई है, ये एंगल क्या होगा आई होगा ना। ये इतना एंगल देखो, ये इतना एंगल ये आई है तो ये इतना भी एंगल आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें से इतना एंगल कितना है आर, तो इतना एंगल कितना होगा ये इतना एंगल, ये इतना एंगल, ये इतना एंगल आपके पास कितना आएगा। इस एंगल इसका नाम अगर मैं 1 रखता हूँ, ये एंगल 1 रखता हूँ और ये वाला रखता हूँ 2, इसका नाम रखता हूँ 2, इसका नाम रखता हूँ आर। तो ये जो लैम्डा है, अभी आप लैम्डा को देखो, सॉरी डेल्टा को देखो, डेल्टा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का एम क्यू आर का। तो यहाँ आप लिखोगे अगले स्टेप में डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है एम क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल है तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीरियर अपोजिट का वो सम, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखो एंगल 1 जो है एंगल 1 खुद किसके बराबर है, ये इतना भी आई है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसमें से अगर आप आर घटा दें तो 1 मिल जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा आई माइनस आर। इसी तरीके से यहाँ 2 पे आ जाओ, अगर ये ई है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये इतना, ये भी क्या होगा ई होगा। ई में से आर डैश घटा देंगे तो बचेगा 2। इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इमर्जेंट एंगल माइनस आर डैश, ये हो जाएगा है जी। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा ऐड तो जब ऐड करोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास आई प्लस ई माइनस यहाँ कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा आर प्लस आर डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा जी, आपने यहाँ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला था कि आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू क्या था ए। तो डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास आ गया आई प्लस ई माइनस ए। ठीक, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डेल्टा आई ई एंड ए। पहला रिलेशन हमारे पास मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का तरीका ढूंढेंगे। तो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
अगले टॉपिक में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब फाइंड करना शुरू करेंगे, इसको हम मिटाते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जाने से पहले अब हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ between angle of deviation and angle of incidence। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन। जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है, पहले डेविएशन क्या होगा, घटेगा, उसके बाद एक मिनिमम वैल्यू गेन करेगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये वैल्यू जो कहलाती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमको जो डेविएशन मिलता है वो क्या मिलता है, मिनिमम डेविएशन, है ना। और इस एंगल पे आई जो होता है, यहाँ पे इस कंडीशन में आई जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और इस कंडीशन में आपको आर जो होगा आर डैश के बराबर मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि ये मैं लिख पा रहा हूं कि एट मिनिमम डेविएशन I is equal to, मतलब मिनिमम डेविएशन का मतलब जब डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाए, डेल्टा m हो जाए, उस कंडीशन इंप्लाइज कि I जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा एंड R इज इक्वल टू R डैश के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे जब हम चलेंगे अगले स्टेप में, यहां तक करने के बाद, तो यहां हम आगे देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब ये चीजें हमको पता चल गई। नाउ वी आर रिलेशन between refractive index and angle of refractive index of material of prism and angle of deviation, एंगल ऑफ डेविएशन होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, एंड इनके बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमको ये मालूम है b इज इक्वल टू क्या होता है, sin i अपॉन sin r, यही होता है। अब आप देखें खुद ही, जब हमको यहाँ से ये प्राप्त हो चुका है कि I इज इक्वल टू ई होता है ना, और A इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, A इज इक्वल टू I प्लस ई, ये लिखा था, है ना। ये हम लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड हमारे पास क्या है, फ्रॉम थर्ड ऑलरेडी हमने ये लिखा है कि I और E आपस में बराबर हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I को E को I ही लिख सकते हैं, तो 2I हो जाएगा। I इज इक्वल टू कितना हो गया, A/2। पहली चीज ये आपको मिल गई। अच्छा, अब आगे देखते हैं अगली चीज। अगली चीज जो हमको मिलती है वो ये है कि हमने कहा कि
डेल एम नहीं सर, डेल एम हमने निकाला था, हाँ साइन ए और आर के साथ में रिलेशन निकाला था। तो आर और आर डैश आपस में क्या है, बराबर है। आर एंड आर डैश इज इक्वल टू आर एंड आर डैश आर सेम। तो आर और आर डैश अगर सेम है तो डेल एम, ये रिलेशन हमारे पास निकला हुआ था कि डेल एम इज इक्वल टू ए, सॉरी आर प्लस आर डैश, ए इज इक्वल टू सॉरी आर प्लस आर डैश, ए इज इक्वल टू आई प्लस ए, आर प्लस आर डैश माइनस ए, ये चीज हमारे पास निकली थी इससे पहले वाले रिलेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ डेल एम प्लस ए और आर इज इक्वल टू आर डैश, तो यहाँ हम आर और आर डैश को 2r लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल एम प्लस ए अपॉन 2, एक रिलेशन ये मिल गया हमको। तो दिस इज हाँ ये एक रिलेशन मिल गया, ये फ्रॉम थर्ड एक रिलेशन ये मिला और एक रिलेशन ये मिला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ तो यहाँ देखिए ये रिलेशनशिप जो हमने पहले निकाले हुए थे उससे हमने ये चीज ले ली है। अब i इज इक्वल टू a बाई 2 हो गया और r इज इक्वल टू ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे आप रखोगे तो म्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, साइन, म्यू इज इक्वल टू आपके पास आ गया साइन, साइन i की जगह आप क्या लिखोगे, साइन i इज इक्वल टू a बाई 2, साइन i उल्टा हो गया, r प्लस r माइनस में ये i प्लस i, r प्लस r तो एक i, दिस वाज i प्लस e माइनस ये, तो दिस विल बी दिस मच और ये i ही रहने दीजिए। तो i इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, दिस मच, डेल m प्लस a बाई 2 ये चीज हो जाएगी। और यहाँ पे a इज इक्वल टू r प्लस r डैश मैंने लिख दिया है, स्किप कर गया। तो r प्लस r डैश यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, r डैश को भी आप लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू a बाई 2। तो ये वैल्यू जो है r इज इक्वल टू a बाई 2 और i को यहाँ रखिए। तो साइन i की जगह आप क्या लिखेंगे, a प्लस डेल m मिनिमम वेरिएशन अपॉन 2, ये ब्रैकेट में है, अपॉन साइन r की जगह हम क्या लिखेंगे, a बाई 2। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप आप देख लीजिए, ये चीज आपने बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए, डायग्राम कैसे बना है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आप चाहेंगे कि डायग्राम जो मैं आप ड्रॉ कर दूंगा, उससे पहले एक काम करते हैं, इस डायग्राम को मैं एक थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी चीजें वही रखेंगे हम, रिलेशन वही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डायग्राम एक बार बड़ा खींचता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन मिल गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बेंड होगी, यहाँ तक गई, ये आर हो गया। यहाँ जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया 90 डिग्री, ये आगे यहाँ मिल गया है जी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर आएगा, यहाँ रेयर था ये डेंसर में गया तो आर छोटा होगा, ये आर डैश मान लीजिए है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर मान लीजिए ये रिफ्लेक्शन ना होता, लाइट में किधर गई होती, ऐसे गई होती सीधे, लेकिन क्योंकि है इसलिए मुड़ गई। कितना मुड़ी, इसको एक्सटेंड करिए, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ जो मिल रहा है
ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसके बाद हमने इसको मान लिया है क्यू, ये एंगल क्यू, ये एन, ये एम, और इसके बाद जो बचा ये बचा आर। अब यहां से आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए किस तरीके से है, ये क्वाड्रिलेटरल आप ले रहे हैं, आप जान रहे हैं कि ये भी 90 है, ये भी इतना 90 है, क्योंकि आपने नाम पर ड्रॉ किया है ना। तो ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होगा, और इसके बाद ये ट्रायंगल लेंगे तो ये एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। आप कंपेयर करोगे तो पता चलेगा r + r' = a। पहला रिजल्ट हमको मिला। दूसरा रिजल्ट, ये एक्सटीरियर एंगल है तो इट विल बी इक्वल टू 1 and 2, और 1 किसके बराबर है? r। भाई ये इतना एंगल कितना है? ये इतना वर्टिकली अपोजिट i का है, तो ये इतना एंगल भी i है, i-1, और ये इतना कितना है? एंगल 2 कितना है? e - r'। तो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू, जो है आपको क्या मिलेगा? डेल्टा इज इक्वल टू आपको e, डेल्टा इज इक्वल टू e -